Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी पर आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के चारों ओर लिपटे उस अदृश्य कंबल मतलब हमारे वायुमंडल की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना यानी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेंगे। जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल बल्कि जीएस पेपर 1 और पेपर 3 मतलब एनवायरनमेंट, एसएनटी इनके लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट्स को समझना है और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में वो कैसे पूछे जा सकते हैं इस पर फोकस करना है। हाँ, देखिए, वायुमंडल सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं है। ये एक, आप कहें तो, डायनामिक सिस्टम है। यही पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाता है, मौसम को कंट्रोल करता है और हमें अंतरिक्ष के खतरों से भी बचाता है। सही। हम इसे थीमेटिक तरीके से समझेंगे, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी ने पिछले सालों में जैसे 2013 के पीवाईक्यूज में भी यहाँ से कैसे सवाल पूछे हैं। वी वोंट जस्ट समराइज, विल एनालाइज व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स मैटर फॉर द एग्जाम। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है वायुमंडल का कंपोजिशन यानी वो किन चीजों से बना है और उसकी स्ट्रक्चर मतलब उसकी परतें कैसी हैं, इनको डिकोड करना जी। और ये भी समझना कि मानवीय गतिविधियां इस सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल के संगठन से। ठीक है। यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये समझना बहुत जरूरी है कि वायुमंडल का ये कॉम्पोजिशन पृथ्वी के पर्यावरण, मौसम और खासकर क्लाइमेट चेंज को कैसे शेप करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। राइट। तो सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हैं। वायुमंडल जो है वो मुख्यतः गैसों का मिश्रण है। हाँ, इसमें दो गैसें डोमिनेंट हैं, नाइट्रोजन N2 जो लगभग 78% है और ऑक्सीजन O2 करीब 21%। अच्छा। ये दोनों मिलके ही वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा बना देती हैं। 99%। हाँ, नाइट्रोजन हालांकि डायरेक्टली जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं होती पर पौधों के लिए बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन तो खैर प्राणवायु है ही। वो तो है। तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा वाली गैस है आर्गॉन, करीब 0.93%। ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस। जी। प्रीलिम्स में अक्सर इन परसेंटेजेस पे डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं, सो दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये फिगर्स याद रखने होंगे। तो ये तो हो गई मेजर गैसेस, लेकिन कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो मात्रा में बहुत कम है पर उनका इम्पैक्ट असर बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा नाम शायद कार्बन डाइऑक्साइड का है। हाँ, CO2। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सूरज से आने वाली शॉर्टवेव रेडिएशन मतलब इंसुलेशन उसके लिए तो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है, उसे आने देती है। अच्छा। लेकिन जब पृथ्वी गर्म होकर लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो CO2 उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। रोक लेती है। एग्जैक्टली। और यही मैकेनिज्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अच्छा, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प वाटर वेपर जैसी गैसें पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती हैं, उसे गर्म रखती हैं। इनके बिना तो पृथ्वी एक बर्फीला ग्रह होती। CO2 की मात्रा वैसे तो सिर्फ 0.036% के आसपास है, बहुत कम। सिर्फ 0.036%? हाँ, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। एंड दिस इज वेयर द लिंक टू GS3 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज बिकम्स क्रिटिकल। हाँ, ये तो सीधा जुड़ गया। जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं उसका सीधा संबंध इन ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती मात्रा से है। यही पर मुझे 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल याद आ रहा है। एसिड रेन पर था। हाँ। सवाल था कि एसिड रेन किन प्रदूषकों पॉल्यूटेंट्स के कारण होती है। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण सवाल था। देखिए, एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे NO2। SO2 और NO2। जी, ये गैसें उद्योगों और गाड़ियों से निकलती हैं, वायुमंडल में पानी, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। ओह।
और फिर ये बारिश के साथ नीचे आती हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे मानवीय गतिविधियां न सिर्फ CO2 बढ़ा रही हैं, बल्कि वायुमंडल के केमिकल कॉम्पोजिशन को दूसरी तरह से भी बदल रही हैं। हाँ, इसका असर को पर्यावरण और इमारतों तक पर पड़ता है। बिल्कुल, ये प्रदूषक वायुमंडल के संगठन का ही हिस्सा बन जाते हैं, ऑलबीट एन अनवांटेड वन। अच्छा, कॉम्पोजिशन का एक और बहुत महत्वपूर्ण लेकिन वेरिएबल कंपोनेंट है जलवाष्प, वाटर वेपर। जी। इसकी मात्रा जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती है, 0 से लेके 4% तक। इसका क्या रोल है? वाटर वेपर इज फैसिनेटिंग। ये मात्रा में भले ही कम ज्यादा होता हो, पर मौसम और क्लाइमेट के लिए ये कुकी मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? पहली बात, ये खुद एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, काफी पावरफुल। हाँ, दूसरी, यही जल वाष्प कंडेंस होकर बादल बनाता है, जिससे प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश, बर्फ वगैरह। सही। तीसरी, ये हवा में मौजूद हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है। अच्छा, हीट ट्रांसपोर्ट। हाँ, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास गर्म और नम हवा में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पोल्स पर ठंडी और सूखी हवा में कम। ऊंचाई बढ़ने पर भी इसकी मात्रा तेजी से घटती है। बेसिकली द एंटायर वाटर साइकिल एंड मोस्ट वेदर फिनोमेना आर ड्रिवन बाय वाटर वेपर। कमाल है। और धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स? ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, पर इनका भी कोई रोल है क्या? एब्सोल्युटली। डस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें एरोसॉल्स भी कहते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनके काम बड़े हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? समुद्र के नमक, मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, पराग, यहाँ तक कि उल्काओं के टूटे कणों से भी। ओह, काफी सोर्सेज हैं। हाँ, और इनका सबसे क्रूशियल रोल है कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनना। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, वो क्या होता है? देखिए, हवा में मौजूद जलवाष्प को कंडेंस होकर पानी की बूंदों में बदलने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है। ठीक है। ये धूलकण वही सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि ये नमी को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इनके बिना बादल बनना और बारिश होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो नो डस्ट, पोटेंशियली नो रेन। ये प्रीलिम्स के लिए एक की कॉन्सेप्ट है। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स सनलाइट को स्कैटर और एब्जॉर्ब भी करते हैं, जिससे विजिबिलिटी और पृथ्वी के हीट बजट पर असर पड़ता है। तो अगर हम इस सेगमेंट को समराइज करें, कॉम्पोजिशन में हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य गैसें हैं। जी, लगभग 99%। लेकिन CO2 और जलवाष्प जैसी ट्रेस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट के लिए क्रूशल हैं। बिल्कुल। मानवीय गतिविधियां SO2, NO2 जैसे प्रदूषक और अतिरिक्त CO2 डालकर इस कॉम्पोजिशन को बिगाड़ रही हैं। एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज जैसे नतीजे हम देख रहे हैं। सही। और जलवाष्प और धूलकण ये मौसम की घटनाओं के लिए अनिवार्य हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखने वाली बातें, मेजर गैसेस और उनका परसेंटेज। N2 78%, O2 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? एसिड रेन पोल्यूटेंट्स SO2, NO2, ये 2013 PYQ से जुड़ा है। वाटर वेपर की वेरिएबिलिटी और उसका रोल, डस्ट पार्टिकल्स का हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करना। ठीक है। और मेंस के लिए टेकअवे है वायुमंडलीय संगठन का पृथ्वी के हीट बैलेंस, क्लाइमेट सिस्टम और वेदर पैटर्न्स पर गहरा प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैकेनिज्म और मानवीय गतिविधियों से इसमें हो रहे बदलावों के परिणाम, जो क्लाइमेट चेंज का मूल कारण है। बिल्कुल। चलिए अब कॉम्पोजिशन से स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक होमोजेनियस मिक्स नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि तापमान के आधार पर इसकी अलग अलग परतें हैं, लेयर्स हैं। यूपीएससी मेंस में इस पर सवाल बन सकता है, जैसे वायुमंडल की विभिन्न परतों की विशेषताओं का वर्णन करें और बताएं कि ये पृथ्वी पर जीवन और मानव गतिविधियों जैसे मौसम, संचार आदि को कैसे प्रभावित करती हैं। हाँ, ये एक क्लासिक मेंस क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, लेट्स अनपैक दीज लेयर्स। सबसे नीचे कौन सी परत है? सबसे निचली और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब ही होता है चेंज या मिक्सिंग। ये परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। एवरेज 13 किलोमीटर। हाँ, पर इसकी ऊंचाई सब जगह एक जैसी नहीं है। ये ध्रुवों पोल्स पर पतली होती है, करीब 8 किलोमीटर,
और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर ज्यादा मोटी, करीब 18 किलोमीटर तक। ओह, ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होने से हवा फैलती है और ज्यादा ऊंचाई तक उठती है। कन्वेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। अंडरस्टूड। वायुमंडल का लगभग सारा मास, करीब 75-80%, और लगभग सारा जलवाष्प और धूल कण इसी परत में पाए जाते हैं। मतलब सबसे डेंस परत यही है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि नाम से जाहिर है, चेंज या मिक्सिंग वाली परत, इसका मतलब मौसम से जुड़ी ये सारी हलचल यही होती है। प्रिसाइसली। बादल बनना, बारिश, बर्फबारी, आंधी, तूफान, बिजली कड़कना, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। इसीलिए इसे मौसम की परत भी कहते हैं। अच्छा। जैविक गतिविधियों, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। हाँ, हम सब इसी में रहते हैं। एग्जैक्टली। इसकी एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है तापमान का ऊंचाई के साथ घटना। तापमान घटता है ऊपर जाने पर? हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ह्रास दर। नॉर्मल लैप्स रेट? औसतन 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। 1 डिग्री पर 165 मीटर? Yes. ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर मुख्य रूप से नीचे पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। सूरज की किरणें पहले जमीन को गर्म करती हैं, फिर जमीन से हवा गर्म होती है, तो जमीन के पास हवा ज्यादा गर्म होती है। अच्छा, डायरेक्ट सूरज से नहीं, नीचे से गर्म होती है। हाँ, मेनली। लेकिन क्या ये लैप्स रेट हमेशा नॉर्मल रहता है? मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में सुना है। हाँ, 2013 मेंस GS1 में इस पर सवाल भी आया था कि ये क्या है और मौसम और स्थानीय निवासियों को कैसे प्रभावित करता है। गुड पॉइंट। Normal lapse rate is the general rule, but temperature inversion is a significant exception. हाँ, एक्सेप्शन। इसमें होता ये है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, उल्टा हो जाता है। बढ़ने लगता है ऊंचाई के साथ। हाँ, ये अक्सर सर्दियों की शांत रातों में होता है, जब जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है। उसके संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म रहती है। अच्छा। इससे एक स्टेबल लेयर बन जाती है, जैसे गर्म हवा ने ठंडी हवा पर ढक्कन लगा दिया हो। ढक्कन जैसा? हाँ, तो इसका प्रभाव क्या होता है? ये वर्टिकल मिक्सिंग को रोक देती है, हवा ऊपर नीचे नहीं हो पाती। ओह। तो प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स और धुआं, स्मॉग वो नीचे ही फंस जाते हैं। इससे एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। जैसा हम दिल्ली जैसी जगहों पर सर्दियों में देखते हैं ना, वो इन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। हाँ, वो स्मॉग वाली सिचुएशन। बिल्कुल, ये कोहरा, फॉग बनने में भी मदद करती है। हालांकि कभी-कभी ये फसलों को पाले, फ्रॉस्ट से बचा भी सकती है। तो इसके मिले-जुले प्रभाव है। यूपीएससी ने इसीलिए इसके लोकल इम्पैक्ट्स पर सवाल पूछा था। अंडरस्टूड। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है जहां ये लैप्स रेट रुक जाता है? ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा को कहते हैं शोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। ये एक ट्रांजिशन जोन है जहां तापमान गिरना लगभग बंद हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इक्वेटर के ऊपर ये ज्यादा ऊंचाई पर होती है और ज्यादा ठंडी, लगभग -80 डिग्री सेल्सियस होती है। पोल्स के ऊपर कम ऊंचाई पर और कम ठंडी, लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होती है। ये एक तरह से ट्रोपोस्फेयर की छत है। ठीक है, छत। और इस छत के ऊपर? ट्रोपोपॉज के ऊपर शुरू होता है समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। स्ट्रैटो मतलब लेयर्ड। लेयर्ड। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन लेयर। हाँ, ओजोन लेयर। ये तो बहुत सुना है। बहुत जरूरी है। ओजोन O3 गैस की ये परत, जो ज्यादातर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कॉन्सेंट्रेटेड है, सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट UV किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवी रेस को रोकती है। जी हाँ, दिस लेयर इज लिटरली आवर प्लैनेट सनस्क्रीन। हाँ। इसके बिना पृथ्वी पर जमीनी जीवन जैसा है वैसा संभव नहीं होता। हाँ। ये GS3 एनवायरनमेंट में ओजोन डिप्लीशन के टॉपिक से सीधे जुड़ता है। बिल्कुल। और स्ट्रैटोस्फेयर में तापमान का क्या होता है? क्या वो गिरता रहता है ट्रोपोस्फेयर की तरह? नहीं, यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा। ओजोन द्वारा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रैटोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। बढ़ता है? हाँ। ट्रोपोस्फेयर से उल्टा? हाँ, बिल्कुल उल्टा। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़कर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस? काफी गर्म ट्रोपोस्फेयर के टॉप से। हाँ। स्ट्रैटोस्फेयर की एक और खास बात यह है कि यहाँ बादल या मौसम संबंधी घटनाएं लगभग नहीं होती। हवा भी ज्यादातर हॉरिजॉन्टल बहती है, स्ट्रैटिफाइड रहती है। स्टेबल लेयर है मतलब? हाँ, काफी स्टेबल।
इसीलिए ये कमर्शियल एयरप्लेन्स के उड़ने के लिए आइडियल मानी जाती है। टर्बुलेंस कम होता है। अच्छा, इसलिए हवाई जहाज यहाँ उड़ते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ट्रोपोस्फेयर में तापमान घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है। इसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। मेसो मतलब मिडल। यहाँ तापमान एक बार फिर ऊंचाई के साथ तेजी से घटने लगता है। फिर से घटने लगता है। हाँ, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वायुमंडल का सबसे ठंडा पॉइंट बन जाता है। तापमान -100 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर सकता है। -100 डिग्री सेल्सियस? दैट्स इनक्रेडिबली कोल्ड। इसका क्या महत्व है? कुछ खास होता है यहाँ? हाँ, इसका एक दिलचस्प महत्व है। अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड, मीटियोर्स, शूटिंग स्टार्स। हाँ, जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, वो इसी मेसोस्फेयर में आकर हवा के घर्षण फ्रिक्शन से जलकर राख हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ जलते हैं वो। जी, तो ये परत हमें बाहरी अंतरिक्ष के डेब्रीज से भी बचाती है, एक तरह से। मेसोस्फेयर की ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है। ओके, पैटर्न समझ आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर, टेम्प डिक्रीजेस, स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्प इंक्रीजेस, मेसोस्फेयर, टेम्प डिक्रीजेस अगेन। व्हाट्स नेक्स्ट? अब बढ़ेगा तापमान। एग्जैक्टली। मेसोपॉज के ऊपर शुरू होता है बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फेयर। ये परत 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 400-600 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक फैली हो सकती है। इसकी ऊपरी सीमा वेल डिफाइंड नहीं है। काफी बड़ा रीजन है ये। हाँ, और थर्मोस्फेयर की खासियत ये है कि यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ फिर से बहुत तेजी से बढ़ता है। 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस? लेकिन अगर कोई वहां हो तो क्या उसे इतनी गर्मी महसूस होगी? आपने कहा था गैसें बहुत दूर दूर होती हैं। ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। टेम्परेचर इज हाई बट हीट कंटेंट इज वेरी लो। थर्मोस्फेयर में हवा का घनत्व, डेंसिटी इतना ज्यादा कम होता है, गैस के अणु मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि वो ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते। अच्छा। तो हाई टेम्परेचर के बावजूद आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगी जैसी हम जमीन पर महसूस करते हैं। समझ गया। थर्मोस्फेयर के निचले हिस्से में लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, आयन मंडल, आयनोस्फियर। आयोनोस्फियर। साउंड्स लाइक समथिंग टू डू विद आयॉन्स। आयॉन्स होते होंगे यहाँ। एग्जैक्टली। सूरज की यूवी और एक्स रेज यहाँ गैस के अणुओं को आयनाइज कर देती हैं। मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयन्स में बदल देती हैं। अच्छा। चार्ज्ड पार्टिकल्स। हाँ। और ये आयनाइज्ड लेयर रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स के लिए आईने की तरह काम करती है। आईने की तरह? हाँ, पृथ्वी से भेजी गई रेडियो वेव्स इस परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओह। इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सो आयोनोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सीधा लिंक GS3 SNT से। वाओ। तो रेडियो कम्युनिकेशन इसी परत की वजह से पॉसिबल है। कमाल है। ऑरोराज भी यही होते हैं शायद, नॉर्दर्न लाइट्स। बिल्कुल। ऑरोरा बोरियालिस नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न लाइट्स जैसी खूबसूरत घटनाएं भी इसी आयन मंडल में होती हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के सोलर विंड के साथ इंटरैक्शन से होता है। फैंटास्टिक। और सबसे बाहर, सबसे ऊपरी परत? थर्मोस्फेयर के भी ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। इसकी कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है। ये धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष, आउटर स्पेस में विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है। यहाँ हवा अत्यंत विरल है, एक्सट्रीमली रेरिफाइड, मतलब न के बराबर। तो वहां क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं, लेकिन कुछ अणु इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो अंतरिक्ष में एस्केप भी कर जाते हैं। सैटेलाइट्स इसी रीजन में ऑर्बिट करते हैं। अच्छा, सैटेलाइट्स यहाँ होते हैं। तो ये हुई वायुमंडल की परतें तापमान के आधार पर। ट्रोपोस्फेयर, घटता तापमान, मौसम। स्ट्रेटोस्फेयर, बढ़ता तापमान, ओजोन। मेसोस्फेयर, फिर घटता तापमान, मीटियोर्स बर्न। थर्मोस्फेयर, फिर बढ़ता तापमान, आयंस, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट, जिसमें आयनोस्फेयर शामिल है। और सबसे बाहर एक्सोस्फेयर, अंतरिक्ष में विलीन। परफेक्ट समरी, बिल्कुल सही। तो प्रीलिम्स के लिए की टेकअवेज हैं, परतों का क्रम याद रखना है, उनकी अनुमानित ऊंचाई का अंदाजा होना चाहिए, तापमान का पैटर्न घटता बढ़ता और हर परत की मुख्य विशेषता। ट्रोपोस्फेयर, वेदर, लैट्स रेट, ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन, आइडियल फॉर फ्लाइट्स। मेसोस्फेयर, कोल्डेस्ट, मीटियोर्स बर्न। आयनोस्फेयर,
आयंस, रेडियो रिफ्लेक्शन, ऑरोराज, एक्सोस्फीयर, आउटर मोस्ट वेरी थिन एयर। ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जीवन और मौसम के लिए आधार है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन के जरिए यूवी प्रोटेक्शन देता है। आयनोस्फीयर कम्युनिकेशन के लिए वाइटल है। टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे फिनोमेना और उनके प्रभाव PYQ 2013 भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने वायुमंडल के संगठन और संरचना को काफी विस्तार से समझा यूपीएससी के नजरिए से। हमने देखा कि कैसे विभिन्न गैसें, जलवाष्प और धूल कण मिलकर वायुमंडल बनाते हैं जी। और कैसे तापमान के आधार पर ये विभिन्न परतों में बटा हुआ है, जिनमें से हर परत का अपना यूनिक रोल है। ये कॉन्सेप्ट वाकई जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड एसएनटी के कई टॉपिक्स का आधार बनाते हैं। बिल्कुल। रिवीजन के लिए कुछ की टर्म्स दिमाग में रखने चाहिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। फिर ट्रोपोपाज, ओजोन लेयर, नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन। कॉम्पोजिशन में ग्रीन हाउस गैसेस, CO2, वाटर वेपर वगैरह, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और एसिड रेन पोल्यूटेंट्स SO2, NO2। इन टर्म्स की क्लैरिटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। हमने वायुमंडल के नेचुरल स्टेट की बात की, लेकिन कंक्लूडिंग थॉट के तौर पर यह सवाल जरूर उठता है। जिस रफ्तार से मानवीय गतिविधियां, प्रदूषण, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रही हैं, वो भविष्य में वायुमंडल के इस नाजुक कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को कितना और कैसे बदल सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम इन परतों के फंक्शंस को परमानेंटली ऑल्टर करने के रिस्क पर हैं? जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने देखा, क्या वैसे ही और अनजाने खतरे छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम, इकोसिस्टम और अंततः मानव अस्तित्व पर क्या असर होगा? ये सिर्फ अकादमिक सवाल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। और यूपीएससी अक्सर कैंडिडेट्स के एनालिटिकल व्यूज इस पर जानना चाहता है। Indeed, a critical question for reflection. इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगली बार हम ज्योग्राफी के एक और अहम चैप्टर का इसी तरह विश्लेषण करेंगे। जरूर। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.